नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि AGTA 3446 के लिए जो है पेपर होना बाकी है और पेपर भी आपका होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। इससे पहले जो है सूरज सर जो है हमारे जो है ऐप पर पढ़ाते हैं या हमारे ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े हुए हैं। बराबर कम से कम 3 बैच इन्होंने ख़त्म किया है हमारे ऐप पर एग्रोनॉमी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल से डेली 7 बजे, ये टाइम आप लोग ध्यान रखना। कल से डेली 7 बजे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। कल से जो है आपकी डेली क्लास चलेगी इवनिंग में 7 बजे, लाइव लाइव यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर चलेगी स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। इस पे स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जो है डेली लाइव क्लास चलेगी। ध्यान रखना, डेली लाइव क्लास सारे लोगों को जुड़ना है शाम के 7 बजे इवनिंग में। कल से डेली, सिर्फ संडे को छोड़ करके आपको डेली क्लास दी जाएगी और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे जो कि आपकी सफलता में सीधे सीधे आपका सहयोग करेंगे। बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे लोग सूरज सर को जानते भी हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आगे जो भी क्लास एग्रोनॉमी की या एग्रीकल्चर की यूट्यूब पे चलेगी वो सूरज सर के द्वारा ही चलेगी। प्लीज़ आप जितने भी नए आए हैं हमारे चैनल पर सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी सिलेक्शन की क्लास मिलती है। तो कल से आप तैयार रहिए 7:30 बजे। लेकिन आज भी क्लास चलेगी, आज ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। आज जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएगी। 111 नंबर की क्लास है। इसके पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों 110 क्लासेस चल चुके हैं, उनको भी आप देखिएगा। ठीक है, तो सूरज सर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको मिलूंगा अंत में। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज से आप लोगों की जो है ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे कई सारे बैचेस चल चुके हैं और उनके ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासेस आपको मिलती रही हैं। लेकिन अब दोस्तों, जैसा हमारे सर ने बताया कि 7 बजे पर डे, केवल संडे को छोड़कर लाइव 7 बजे हम आपके सामने रोज उपस्थित हो जाया करेंगे एग्रोनॉमी की क्लास को लेकर के। और दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन रखे गए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रखे गए हैं। दोस्तों, सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इनको लगाइए और हमारे साथ रोज 7 बजे लाइव आ जाया करिएगा, जिससे कि हम स्टडी विद नीरज सर पे आप लोगों को सफलता की क्लासेस दिला सकें। दोस्तों, इसलिए आज से हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन की एक श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर की एक श्रृंखला जो है 25 क्वेश्चन की होगी, जो काफी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी AGTA 3446 पदों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को। ठीक है दोस्तों, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। कल से आप लोग लाइव आ जाइएगा 7 PM पर। ठीक है दोस्तों, चलें। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में उगाई जाने वाली चावल की किस्में सब स्पीसीज, क्या दोस्तों, सब स्पीसीज से संबंध रखती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है, ऑप्शन सुनिएगा पहले, ओराइजा ग्लेबेरिया ग्लेबेरिमा है दोस्तों, ग्लेबेरिमा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा इंडिका से, ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका से और ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया में पूछा है। कहां दोस्तों? इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ओराइजा सेटाइवा जेवेनिका, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक और भी बात बता दें कि जो क्वेश्चन हम करेंगे उनके जो 3 विकल्प हैं उनको भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे कि आपकी सफलता में कोई सी भी कमी ना रह जाए। तीनों ऑप्शन लेकर चलेंगे, जिससे आने वाले मल्टीपल क्वेश्चंस भी बनेंगे दोस्तों। ठीक है,
तो हम ओराइजा ग्लेबेरिमा ये कहाँ पर दोस्तों उगाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों। आगे है ओराइजा सेटाइवा इंडिका, ये कहाँ पर उगाई जाती है? एशिया में। ठीक है दोस्तों, एशिया में। आगे दोस्तों ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका, जैपोनिका जैसे कि लग रहा है जापान से, ठीक है, तो ये जापान में। ठीक है दोस्तों। और लास्ट आपका ऑप्शन ओराइजा सेटाइवा जैवेनिका या जावानिका भी कहते हैं, तो ये इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, जावानिका को हम बालू धान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? बालू धान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा जो है निचोड़ आपके सामने है इस क्वेश्चन का दोस्तों, और उसके साथ आपको 3 और क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए यहां से तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ऑप्शन इसी तरीके से क्लियर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का जादुई धान या आश्चर्य किस्म है? जया, IR8, ताइवान 1 या जगन्नाथ? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IR8। क्या हो जाएगा? IR8। इसे क्या कहते हैं? विश्व का जादुई धान। ठीक है दोस्तों, विश्व का जादुई धान, विश्व का जादुई धान। ठीक है दोस्तों, विश्व का जादुई धान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो क्रॉस है दोस्तों, ये किससे बना है? IR8। तो ये दोस्तों किससे बना है? DG वू जेन। ठीक है दोस्तों, DG वू जेन। ठीक है, और इसका एक क्रॉस कराया गया था DG पेटा और DG वू जेन के द्वारा। पेटा और DG वू जेन लिख लीजिएगा, पेटा इंटू DG वू जेन। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ विकसित की गई थी? तो ये दोस्तों फिलीपींस। कहाँ? मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, पूरा निचोड़ दिया जाएगा आपको कि एक से कई सारे आपको मल्टीपल आंसर मिल सके। ठीक है, अगर पूछा जाता है IR8 कहाँ विकसित की गई, तो फिलीपींस में। आइए दोस्तों जया के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जया भारत का जादुई धान कहा जाता है। क्या दोस्तों? भारत का जादुई धान, भारत का जादुई धान। ठीक है दोस्तों, भारत का जादुई धान कहा जाता है। ठीक है, जया जो है भारत का जादुई धान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम ताइवान 1 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ताइवान को जो है हम जो है दोस्तों क्या कहते हैं? बौनेपन का। क्या दोस्तों? विश्व में धान की जो किस्म है बौनेपन की, इसके लिए ये फेमस है। ठीक है दोस्तों, और जया के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। इसकी खोज जो है डॉक्टर शास्त्री ने की है। किसकी? डॉक्टर शास्त्री ने। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर शास्त्री लिख लीजिएगा। जया की खोज डॉक्टर शास्त्री ने की है। इसका भी क्रॉस हम जान लेते हैं। जया का जो क्रॉस या वर्ण कहते हैं दोस्तों, वर्ण या क्रॉस, ये किस किस से बना है? तो दोस्तों ताइवान 1 इंटू और किससे बना है? टाइप 141। किससे? टाइप 141 से मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत का जादुई धान है। ठीक है दोस्तों, और ताइवान को दोस्तों हम लोग जो है विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म के नाम से जानते हैं। किसमें? विश्व की प्रथम बौनी किस्म के नाम से। लिख लीजिए, विश्व की प्रथम बौनी किस्म। ठीक है दोस्तों, ये धान की है। और जगन्नाथ को हम किसके नाम से जानते हैं? ये म्यूटेंट वैरायटी है। किसकी? प्रथम म्यूटेंट वैरायटी। प्रथम हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म है। ठीक है दोस्तों, किसकी? धान की। ठीक है, तो ये धान की ये 4 वैरायटियां हैं जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनका पूरा निचोड़ आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो
इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस कई ज्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, ये Tiananmen कहाँ पे विकसित की गई थी? ताइवान में। कहाँ पर दोस्तों? ताइवान में। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा निचोड़ आपके सामने है इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। गेहूं की रस्ट या रोली प्रतिरोधी किस्म है? कल्याण सोना, सोनालिका, या जिसे हम RR21 के नाम से भी जानते हैं, HD 2329 या नॉरिन 10। जल्दी से इसका आंसर हो देखते हैं दोस्तों। तो इसका हम जल्दी से आंसर देखते हैं। तो इसका रस्ट रोली के लिए कौन प्रतिरोधी या रेजिस्टेंस किस्म है? तो कल्याण सोना है दोस्तों। ठीक है, कल्याण सोना। कल्याण सोना में कौन कौन सी रोली लग के प्रति है? तो काली रोली, काली तना रोली, काली तना रोली। दूसरा कौन सा है? पीली रोली या रस्ट भी कह सकते हैं। और तीसरा है भूरी पत्ती रोली, भूरी पत्ती रोली। ठीक है दोस्तों, भूरी पत्ती रोली। इनके नेम भी हैं जो इनके ऊपर लग जाते हैं फंगस वगैरह, वो भी इनके नाम है। जैसे काली रोली में कौन सा लग जाता है? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। और पीली रोली में कौन सा लग जाता है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस ट्रिटिसाई। और भूरी रोली में कौन सा लग जाता है? पक्सिनिया रिकॉन्डाटा ट्रिटिसाई। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 रोलियां हैं जो काफी गेहूं को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन उसके लिए जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो है कल्याण सोना। ठीक है, अगली आती है सोनालिका, जिसे हम RR21 के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सोनालिका का दूसरा नाम पूछा जा सकता है कि इसे किस वैरायटी के नाम से जानते हैं? तो RR21 के नाम से जानते हैं। ये किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो दोस्तों ये है करनाल बंट। गेहूं का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है करनाल बंट रोग। ठीक है दोस्तों, करनाल बंट। दोस्तों करनाल बंट को गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेहूं का कैंसर। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसके प्रकोप से दोस्तों मछली के सड़ने जैसी गंध आने लगती है। कैसी दोस्तों? मछली के सड़न जैसी गंध। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है पेपर में मछली के समान जो गंध आती है वो किस के कारण होती है? तो करनाल बंट रोग के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला है HD 2329। ये किसमें? हरित क्रांति में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। किसका दोस्तों? हरित क्रांति में। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति में इसका सर्वाधिक प्रभाव HD 2329 का पड़ा था। और नारायण 10 क्या है दोस्तों? तो ये गेहूं की जो है बौनेपन की जीन की किस्म है। किसकी? बौनेपन की, बौनेपन की जीन वाली किस्म है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का निचोड़ है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए चारों ऑप्शन चारों क्लियर हो रहे हैं और यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है, कहीं से नहीं जाएगा दोस्तों। सोनालिका, करनाल बंट और क्या क्या इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मक्का में परागण का तरीका है स्वपरागण, परपरागण, या फिर दोस्तों वनस्पतिक प्रजनन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परपरागण। तो मक्का में दोस्तों परपरागण पाया जाता है। और दोस्तों मक्के में एक अवस्था पाई जाती है जिसे हम प्रोटेंड्री कहते हैं। वैसे तो डाइकोगैमी को जानते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? तो डाइकोगैमी की 2 अवस्थाएं हैं, प्रोटेंड्री और दूसरा है दोस्तों प्रोटोगाइनी। कौन सा? प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंड्री में क्या होता है दोस्तों? तो पुष्प का नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, नर भाग परिपक्व। ठीक है, और ये प्रोटेंड्री अवस्था किसमें पाई जाती है? मक्के में। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? मक्का। जबकि प्रोटोगाइनी में क्या होता है? मादा भाग। कौन सा? मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है दोस्तों, और यह अवस्था किसमें पाई जाती है? बाजरा में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा गया है
कि बाजरे में कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्रोटोगाइनी, प्रोटेंडरी या कई सारी इसमें जो आगे अवस्थाएं होंगी वो भी बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, स्वपरागण परपरागण आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB1 किस वर्ण से तैयार की गई है? ठीक है दोस्तों, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा सकता है ये कब तैयार की गई थी? संकर किस्म किस और किसकी दोस्तों? बाजरे की। और कौन सी है? HB1। कौन सी है? HB1। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके वर्ण से या फिर क्रॉस भी कह सकते हैं। तो टिफ्ट 23A इंटू बिल 3B, दूसरा है टिफ्ट 23A या J88, तीसरा है टिफ्ट 23A या J104 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तैयार की गई थी टिफ्ट 23A बिल 3B से तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बाजरे की एक संकर किस्म है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है और ये दोस्तों तैयार की गई थी 1965 में। और इसे तैयार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे DS अटवाल। कौन थे दोस्तों? DS अटवाल। DS अटवाल या अटवाल भी कहते हैं, दिलबाग सिंह अटवाल। इनका पूरा नाम क्या है? दिलबाग सिंह अटवाल। और इन्होंने कब तैयार की थी? 1965 में दोस्तों। 1965 में इन्होंने बाजरे की जो संकर किस्म है HB1 इसको इन्होंने तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये दोस्तों बिहार वाले एग्जाम में पूछा गया था। कहाँ पर? बिहार में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए। पूना महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र या तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो अनार अनुसंधान केंद्र पूछा गया है। ठीक है, वो भी कैसा? राष्ट्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलापुर महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसका है? अनार का है। ठीक है, और पूना में किसका है दोस्तों? तो पूना में है प्याज और लहसुन का। किसका है? प्याज और लहसुन का। ठीक है दोस्तों, और अंगूर का भी है दोस्तों। किसका है? अंगूर का भी है। ठीक है, नागपुर में किसका है? नींबू का है। किसका है दोस्तों? नींबू का है। नींबू राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किसका है दोस्तों? तो केला का है। किसका है दोस्तों? केला का। ठीक है, केले का कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये बिहार के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिटिकेल एक है अंतर प्रजाति संस्करण, अंतरा प्रजाति संस्करण या अंतर जेनेरिक संस्करण या अंतरा जेनेरिक संस्करण। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा से माइन्यूट अंतर है इसमें से, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरा जेनेरिक संस्करण। ठीक है, अंतरा जेनेरिक संस्करण। तो ट्रिटिकेल एक दोस्तों मानव निर्मित है। कैसी है? मानव निर्मित है। ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित की गई है। और ट्रिटिकेल किससे बनाई गई है? गेहूं और राई। किससे दोस्तों? गेहूं और किसका क्रॉस है? और राई का। ठीक है दोस्तों, गेहूं इंटू राई। गेहूं को दोस्तों क्या कहते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम। सभी को नाम याद होगा इसका बोटेनिकल नेम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और राई का सिकेल सीरियल। सिकेल सीरियल। ठीक है दोस्तों, तो याद करते रहिए और ऐसे ही दोस्तों लगाते रहिए सवाल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? सुखाकर अनाज का भंडारण करना, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए,
या उपयुक्त सभी। तो अनाजों का भंडारण करते समय हमें ये तीनों काम करने चाहिए, सुखाना भी चाहिए, पुरानी बोरियां इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और उपचार भी करना चाहिए जहां पर हम स्टोरेज कर रहे हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सीड स्टोरेज से क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन सारे जगह से उठाए गए हैं, सारे जगह से आने के, क्योंकि हर पार्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगला है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज का टैग किस रंग का होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैग से क्वेश्चन आएंगे कि किसका रंग कैसा होता है, या किसका जो है संतान किसकी है, किस बीज की कौन सी संतान है। तो प्रमाणित बीज का पूछा गया है, या सर्टिफाइड बीज भी इसे कहते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला। नीला होता है प्रमाणित बीज का। और बैंगनी किसका होता है दोस्तों? तो पंजीकृत बीज। कौन सा दोस्तों? पंजीकृत बीज। ठीक है, या इसे रजिस्टर्ड बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड सीड। ठीक है दोस्तों, दूसरा है सफेद, या इसे हम आधारीय, कौन सा दोस्तों कहते हैं? आधारीय बीज। ठीक है दोस्तों, या इंग्लिश में इसे फाउंडेशन सीड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फाउंडेशन सीड। और अगला है सुनहरा पीला, या ये है प्रजनक बीज। कौन सा दोस्तों? प्रजनक बीज। प्रजनक बीज की बात करें तो ब्रीडर सीड। कौन सा दोस्तों? ब्रीडर सीड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह से ये भी एक हमारा क्वेश्चन है प्रमाणित बीज से। यहां से क्वेश्चन आने की भी संभावना है। इसमें से अभी नेक्स्ट जो हमारा 25 नंबर की क्वेश्चन सीरीज आएगी, उसमें हम इससे भी और सारे क्वेश्चन उठाएंगे कि कौन किसकी संतान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। बताइए दोस्तों, यह तकनीक किस में अपनाते हैं? प्याज में, आलू में, गन्ने में, या टमाटर में? तो दोस्तों यह तकनीक हम जो है आलू में अपनाते हैं। किस में अपनाते हैं दोस्तों? आलू में अपनाते हैं। इस सीड प्लांट तकनीक को जो है 1967 में, कितने दोस्तों? 1967 में किसने बताई थी? पुष्कर नाथ ने बताई थी। किसने दोस्तों? तो पुष्कर नाथ ने बताई थी। ठीक है दोस्तों, पुष्कर नाथ ने बताई थी। क्या बताया था इसमें इन्होंने? दे तो जो पौधे प्राप्त होते हैं दोस्तों, जो पौधे प्राप्त होते हैं हमें, वो कैसे होते हैं? वायरस मुक्त होते हैं। वायरस मुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वो वायरस मुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्का में बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीक विकसित की थी। बताइए दोस्तों, मक्का में बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीक विकसित की थी। बताइए, डबल क्रॉस तकनीक पूछ रहा है किसमें दोस्तों? मक्का में पूछ रहा है, यानी मेज में। क्या है दोस्तों? EM ईसट, दूसरा है DF जोन्स, और तीसरा है दोस्तों GH सल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने डबल क्रॉस तकनीक मक्का में किस वैज्ञानिक ने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DF जोन्स दोस्तों। कौन से? DF जोन्स। DF जोन्स। ठीक है दोस्तों, ये डबल क्रॉस तकनीक इन्होंने दी थी। और दोस्तों अगर सिंगल क्रॉस तकनीक पूछता है तो ये इन्होंने सिंगल की दी थी। सिंगल, ठीक है, सिंगल क्रॉस तकनीक। ठीक है, EM ईसट ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डबल क्रॉस तकनीक किसने दी थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपास की किस स्पीशीज में लंबा रेशा पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कपास की किस स्पीशीज में सबसे लंबा रेशा? कौन सा दोस्तों? सबसे लंबा रेशा पूछा है यहाँ पर। तो गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम अर्बेरियम, या गॉसिपियम हर्बेरियम?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गॉसिपियम बारबेडेंस। कौन सा दोस्तों? गॉसिपियम बारबेडेंस। गॉसिपियम बारबेडेंस का जो रेशा होता है दोस्तों वो 3.6 से 5 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 3.6 से लेकर के 5 सेंटीमीटर का रेशा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे लंबा रेशा होता है कपास का। और दोस्तों ये जो दो वैरायटियां हैं, गॉसिपियम हिर्सुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस, ये दोस्तों अमेरिकन, कौन सी? अमेरिकन कपास है। ठीक है, अमेरिकन कपास है। और गॉसिपियम अर्बेरियम और गॉसिपियम हर्बेरियम ये कैसी हैं? देसी कपास है। ठीक है दोस्तों, देसी कपास। तो सबसे लंबा रेशा किसका होता है? गॉसिपियम बारबेडेंस। ठीक है, बारबेडेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। स्प्रिंकलर विधि पूछ रहा है दोस्तों। तो स्प्रिंकलर विधि किसके लिए होती है? ऊंची नीची भूमि के लिए, या अच्छी समतल भूमि के लिए, या भारी भूमि के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्प्रिंकलर विधि, या हम इसे फव्वारा विधि भी कहते हैं, या बौछारी विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कहां पर यूज की जाती है? तो ऊंची नीची भूमि या उबड़ खाबड़ वाली भूमियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ग्रेन स्टोरेज, एक सेकेंड, क्वेश्चन छोटा दिख रहा है। ये थोड़ा, एक सेकंड, सेलेक्ट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बताइए दोस्तों, 14 नंबर है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहां पर स्थित है बताइए दोस्तों? कलकत्ता, हापुड़, मुंबई या लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हापुड़ में। कहां पर स्थित है? हापुड़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हापुड़ में स्थित है ये। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हापुड़। एक सेकेंड, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़। सेलेक्ट, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हापुड़। ठीक है दोस्तों, हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हापुड़। ठीक है, और लखनऊ में हमारा क्या है? IISR। जानते हैं क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ये कहां पर है? हमारे लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, और IISR कहां पर है? लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड से, क्लोराइड से, आयोडाइड से, या उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका परीक्षण या बीज अंकुरण का परीक्षण हम किस, या इसे हम सीड वायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे किया जाता है? क्लोराइड से। जो हमारा सीड को टेस्ट करने का जो है वायबिलिटी है कि नहीं उसमें, उसके लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट।
क्लोराइड टेस्ट करते हैं। टेट्राजोलियम क्लोराइड लेते हैं दोस्तों, और ये किस पर, जीवित भ्रूण पर। किस पर दोस्तों, जीवित भ्रूण पर जो है इसकी कुछ बूंदे डाल दी जाती हैं। अगर डालने पर इसका रंग दोस्तों कैसा हो जाए, रेड हो जाए। अगर रेड आता है तो समझ लीजिए सीड वाइबिलिटी अभी भी सीड में है। अगर दोस्तों मृत भ्रूण है, कैसा है, मृत भ्रूण है, और अगर इसका कोई भी कलर नहीं आता है तो समझ लीजिए सीड की वाइबिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो बीज अंकुरण परीक्षण हम कैसे पता करेंगे, टेट्राजोलियम क्लोराइड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिबोध किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यों स्थापित किया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्ट था या उसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य दोस्तों था कि किसानों को दोस्तों वैज्ञानिक खेती, कौन सी खेती, वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देना, वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण देना। ठीक है, और युवाओं को दोस्तों इसकी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये था कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिबोध की। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है दोस्तों कि रासायनिक उर्वरकों पर कम निर्भरता कम। ठीक है दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। दूसरा है फसलों की उत्पादन लागत में कमी करना। तीसरा है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, या चौथा है फसल उत्पाद के गुणों में सुधार। ठीक है दोस्तों, तो जैविक खेती का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। ठीक है, कि हम रासायनिक उर्वरकों पर जो है कम निर्भर रहें। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, कैटकिन कहलाता है, कर्ड कहलाता है, हेड कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पक्रम भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है फूल गोभी का। तो इसका जो पुष्पक्रम होता है वो कर्ड टाइप में होता है। किस टाइप में होता है, कर्ड। ये संशोधित पुष्पक्रम है। ठीक है दोस्तों, खाने वाला भाग जो होता है उसे हम कर्ड के नाम से जानते हैं। और फूल गोभी में एक दो विकार होते हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उन विकार को देख लेते हैं। जैसे ब्राउनिंग, फूल गोभी में क्या हो जाती है, ब्राउनिंग। तो ये किससे होती है दोस्तों, तो बोरान की कमी से। ठीक है दोस्तों, और बटनिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, बटनिंग। बटनिंग किससे हो जाती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन की कमी से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विपटेल क्या होती है दोस्तों, विपटेल। विपटेल बीमारी भी लग जाती है फूल गोभी में, ये किससे होती है, मॉलिबेडनम की कमी से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से एक और देख लेते हैं, क्लोरोसिस क्या होती है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस दोस्तों किससे हो जाती है, तो ये मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ विकार थे फूल गोभी में जो काफी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, हमने क्लास में इसको पढ़ाया भी है। तो ये दोस्तों इनकी कमी से ये विकार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन के लिए प्रभावी कारक है मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, खाद भी आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए सही इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन आपके क्रॉप में है, तो मक्का, सरसों, धान, गेहूं, बाजरा, गेहूं, ज्वार, चना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, धान और गेहूं। जो क्रॉप रोटेशन सबसे ज्यादा अपनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो व्हीट एंड राइस का अपनाया जाता है। मक्का, आलू, राई, और ये दोस्तों मूंगफली नहीं, मूंग है। क्या है दोस्तों, मूंग। इसको सही कर लीजिएगा, मूंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मूंग है।
फसल चक्र सघनता बतानी है हमें दोस्तों। क्या बतानी है? फसल चक्र सघनता निकालनी इसमें। तो दोस्तों फसल चक्र सघनता हम कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है फसल चक्र सघनता बराबर क्या हो जाएगा? फसलों की संख्या। क्या दोस्तों? फसलों की संख्या बटे समय इंटू 100। ठीक है दोस्तों। तो कैसे निकालते हैं हम फसल चक्र सघनता? तो देखिए दोस्तों, पहली क्रॉप है मक्का। मक्का कब बोई जाती है? तो दोस्तों जून से लेकर के जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी है हमारी फसल आलू, और आलू के साथ हमने राई भी लिया है दोस्तों। तो ये राई भी जाड़े में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, राई भी जाड़े में बोई जाती है। तो ये बोई जाती है नवंबर से दिसंबर के बीच में। और तीसरी दोस्तों है मूंग। मूंग, ठीक है दोस्तों। तो मूंग हमारी कब बोई जाती है? तो मार्च से लेकर के इसकी बुआई हो जाती है और अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। अप्रैल 2 से 3 महीने में इसको काट लिया जाता है। तो दोस्तों हमारी कितनी फसल हो गई? 1 2 3। तो फसलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और समय कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष का हम लोग बनाते हैं दोस्तों, और इंटू 100 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। तो इसका आंसर आ जाएगा 300%। ठीक है दोस्तों, 300% इसकी फसल चक्र सघनता निकल के आएगी। दोस्तों आलू और राई जो है हमारी जाड़े की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं दोस्तों? चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट मिलाते हैं, या सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। तो दोस्तों जेली प्रिजर्वेटिव से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में फूड प्रिजर्वेटिव से भी रखे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम चीनी मिलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चीनी, जिसमें TSS, जेली बनाते समय हम TSS का प्रयोग करते हैं, यानी इसका होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड। कितना होता है दोस्तों? तो 65%। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड हम कितना लेते हैं? 65%। और चीनी कितनी लेते हैं दोस्तों? तो हम लेते हैं 68%। ठीक है दोस्तों, जेली बनाते समय ये हमारा TSS जो होता है वो 65% होता है, और जो चीनी होती है वो 68% लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जेली बनाते समय। अगला चलते हैं, कैनिंग या डिब्बाबंदी के पिता किसे कहे जाते हैं? डिब्बाबंदी आपके भी सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिता KC मेहता या RC मुखर्जी या A एपर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको प्रथम विश्व युद्ध के समय कैनिंग की स्टार्टिंग की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध जब चालू हुआ था तो डिब्बाबंदी की जो है एक, और इसका सही आंसर जो होगा A एपर्ट। क्या हो जाएगा? A एपर्ट। A एपर्ट का मतलब है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, N एपर्ट दोस्तों कर लीजिएगा, N एपर्ट। निकोलस एपर्ट इनका नाम था, निकोलस एपर्ट। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, N एपर्ट कर लीजिएगा, निकोलस एपर्ट। ठीक है दोस्तों, निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट। ठीक है, ये डिब्बाबंदी के पिताजी कहे जाते हैं। आगे, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन में लिटिल लीफ किसके द्वारा प्रसारित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिंजल में किसके द्वारा? मक्खी के द्वारा, पत्ती भेदक के द्वारा, या सफेद मक्खी के द्वारा, या बीज के द्वारा फैलती है? तो दोस्तों लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो लीफ हॉपर या पत्ती भेदक, इसे कहते हैं लीफ हॉपर। ठीक है दोस्तों, लीफ हॉपर के द्वारा दोस्तों ये फैलता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रह जाती है। इसका जो मेन कारण है ये किसके द्वारा हो जाता है? तो इसका जो मेन कारण है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा।
ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा, ये कीट के द्वारा फैलती है ये। सिस्टेमिया फाइटिस, सिस्टेमियम फाइटिस, ये कीट है जो इसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के होने का कारण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी अधिनियम कब लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 1964 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन थे जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको रोज प्रोवाइड किए जाएंगे मंडे टू सैटरडे। और दोस्तों कोशिश की जाएगी कि ये जो 25 क्वेश्चन लाए जा रहे हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 24 तो एग्रोनॉमी के फंसा ही दिए जाएं पेपर में। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, डेली डेली 7 बजे आपको जुड़ना है लाइव यूट्यूब पर। और आपको लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार कमेंट में आप जरूर लिख के भेजिए, कमेंट करिए लाइव क्लास चाहिए तो आपको जरूर जरूर मिलेगी। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको सारी जितनी भी सब्जेक्ट हैं सबकी लाइव क्लासेस हम आगे प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं सिलेक्शन की क्लास मिलती है। तो कल हम लाइव क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।